Hello students, in this video we will cover the second part of our chapter number 5 footprints without feet. So in our first part we have studied कि जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट वो अपने आप को विजिबल बनाने के लिए अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक थिएट्रिकल कंपनी में एंटर करता है एंड फ्रॉम देयर ही गेट्स अ लॉट ऑफ प्रॉप्स एंड बिकम्स अ विजिबल पर्सन कम्प्लीटली. He gets the false nose, whiskers and a hat as well as some bandages to cover his forehead. So thus he becomes a completely visible person. और वहाँ से बिना किसी के जाने हुए ये बच निकलने के लिए वहाँ से वो जब वापस आता है तो शॉपकीपर को अटैक करता है सो दैट ही डजंट कम टू नो कि उसकी शॉप से उसने कुछ चुराया है एंड ऑल्सो ही रॉब्स अ लॉट ऑफ मनी दैट वाज देयर इन हिज काउंटर और इन हिज डेस्क. तो वहाँ से वो सारे के सारे पैसे उसके चुरा लेता है एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट लेट्स सी. So here the second part of our chapter starts. We have to read and find out why does Mrs. Hall find the scientist eccentric. Mrs. Hall को scientist जो ग्रिफिन है वो eccentric सा एक strange सा person सनकी सा person क्यों लगता है. What curious episode occurs in the study. और स्टडी रूम में क्या कुछ अजीब सा एपिसोड क्या आकर होता है, कुछ अजीब सी क्या हैपनिंग होती है. What other extraordinary things happen at the inn. और इन में जहाँ एक शेल्टर प्लेस है जहाँ पे ग्रिफिन रहता है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अलग सी अजीब सी चीज़ जो नॉर्मल नहीं होती वो ऐसा क्या होता है वहाँ पे. So let's see. Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब जब वो एक विजिबल पर्सन हो गया था ग्रिफिन, जब उसने बहुत सारे प्रॉप्स पहन लिए थे एंड पूरी फुल फ्लैज वो क्लोथ हो गया था, अपने आप को ड्रेसअप कर लिया था उसने, तो ही वॉज कम्प्लीटली विजिबल. और वहाँ से अब उसको डर था कि वहाँ के लोग उसको पहचान ना लें और उसको पकड़ ना लें. सो ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट प्लेस एंड दैट क्राउड. तो वहाँ पे उसने एक ट्रेन की टिकट बुक करवाई. कहाँ के लिए? विलेज ऑफ आइपिंग के लिए. और ट्रेन से होता हुआ वहाँ आइपिंग विलेज में वो पहुँच गया. वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट दी लोकल इन. और जहाँ पे उसने वहाँ पहुँच के आइपिंग विलेज में पहुँच के एक इन में, लोकल इन मतलब वहाँ का जो एक लोकल गेस्ट हाउस था, शेल्टर प्लेस था, वहाँ पे उसने 2 कमरे बुक करवा लिए. The arrival of a stranger at an inn in winter was any case an unusual event. अब now this was the time of winter और winter के टाइम में कि उस शेल्टर प्लेस में इन में किसी भी स्ट्रेंजर का आना कुछ अनयूजुअल सा था. क्योंकि कोई भी कॉमनली अगर देखा जाए तो दैट वाज नॉट अ सीजन ऑफ कमिंग गेस्ट टू दैट गेस्ट हाउस, कि वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेंजर रहने के लिए नहीं आते थे. सो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वेगिंग. तो इस तरह से, और मोर ओवर जो ग्रिफिन था वो उसकी अपीयरेंस भी बहुत ही अजीब सी थी. तो जब वहाँ के आसपास के लोगों ने इस स्ट्रेंजर को देखा तो इसके बारे में बहुत सी बातें करने लगे. टंग्स वैगिंग मीन्स मूविंग. तो इस तरह से लोगों की ज़ुबान चलती गई, मतलब वो बातें करने पे मजबूर हो गई इसकी स्ट्रेंज अपीयरेंस को देखकर. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. और मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उसने पूरी कोशिश की मिस्टर ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली नेचर रखने के लिए, फ्रेंडली होने के लिए. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ द डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. बट ग्रिफिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था एंड ही फाइनली क्लियर्ड हिम. उसने क्लियर कर दिया उसे कि मेरा रीज़न यहाँ आने का, आइपिंग में आने का डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड है, मतलब वो अकेला रहना चाहता था. दैट्स वाई ही मेड इट क्लियर कि वो इसलिए आइपिंग में आया है और इसलिए वहाँ पे उसने शेल्टर प्लेस में रूम्स बुक किए हैं सो दैट ही कुड रिमेन इन सॉलिट्यूड और लॉनली. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. मोर ओवर उसने ये भी कहा कि मैं अपने वर्क में, अपने काम में किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. ऑल्सो ही टोल्ड हिम कि उसने जो बैंडेजेस पहनी हुई है उसका रीज़न भी बता दिया कि उसकी जो स्ट्रेंज सी अपीयरेंस है वो इसलिए है क्योंकि उसके किसी एक्सीडेंट के कारण उसका फेस जो है वो ख़राब हो गया, अफेक्ट हो गया है. दैट्स वाई उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी है. मतलब उसने किसी न किसी एक बहाने से उसको ये भी बता दिया कि उसकी जो बैंडेजेस इतनी सारी उसने क्यों पहनी हुई है.
Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. नाउ अब उसके इस तरह से बात करने से हमें पता चल रहा है कि साइंटिस्ट की जो हैबिट थी वो बहुत ही स्ट्रेंज सी थी और मोर ओवर ही वॉज एन इरिटेबल पर्सन और क्विक टेम्पर्ड था, इरिटेबल था और शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, उससे जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। बट ये सारी चीज़ों को मिसेस हॉल ने इग्नोर कर दिया, इस बात से सेटिस्फाइड होते हुए कि उसका जो गेस्ट है वो एक अजीब सा साइंटिस्ट है, एक इसेंट्रिक सनकी सा साइंटिस्ट है, एंड ऑल्सो मोरओवर ही हैड पेड दैम इन एडवांस। और उसने ग्रिफिन ने उन दोनों को, जो मिस्टर एंड मिसेस हॉल थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनको एडवांस पेमेंट कर दी थी रूम के किराए के लिए। तो इसलिए मिसेस हॉल खुश थी कि उनको एडवांस पेमेंट मिल गई थी सारी की सारी। सो इसलिए उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी और इरिटेबल टेम्पर को भी वो बेयर करने के लिए और उसको एक्सक्यूज़ करने के लिए वो रेडी थी। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग। बट जो चुराया हुआ पैसा होता है वो ज़्यादा देर जैसे नहीं चलता, तो सेम वे इट हैपेंड विद ग्रिफिन ऑल्सो कि उसका चुराया हुआ पैसा ज़्यादा देर नहीं चला, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और फिर उसके बाद ग्रिफिन को कुछ टाइम के बाद जैसे एडमिट करना पड़ा, ये मानना पड़ा कि उसके पास रेडी कैश नहीं है आगे का किराया देने के लिए। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. But फिर भी उसने पूरी तरह से ये नहीं कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। He also told, उसने pretend किया कि उसने दिखावा किया इस चीज़ का कि उसे किसी भी टाइम कोई भी चेक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है और किसी भी टाइम उसकी जो पेमेंट है वो आ सकती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। और कुछ ही टाइम बाद, कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद एक क्यूरियस सा, एक अजीब सा, एक्साइटिंग सा एपिसोड अकर हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेस इन द स्टडी। अब ये कहाँ पे कुछ अजीब सी हरकत हुई थी? क्लर्जीमैन के घर में, क्लर्जीमैन के स्टडी रूम में। स्टडी मीन्स स्टडी रूम। सो हियर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी सुबह के टाइम, जल्दी के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो थे वो कुछ एक नॉइजेस सुन के, कुछ शोर सुन के, किसी तरह का शोर सुन के जाग पड़े और उन्हें ये जैसे एहसास हुआ कि कई स्टडी रूम में कुछ हरकत हो रही है, कुछ शोर आ रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो उन आवाज़ों को सुन के वो जाग गए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Creeping means coming slowly without making any noise. तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, मतलब जो स्टडी रूम होगा वो डाउनस्टेयर्स होगा, ग्राउंड फ्लोर पे, और क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो है अपस्टेयर्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, धीरे से डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतरते हुए, धीरे से नीचे आते हुए, बिना आवाज़ किए जब वो धीरे से नीचे आ रहे थे सीढ़ियाँ उतरते, तो उन्होंने क्या सुना? दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, कि क्लर्जीमैन के डेस्क में, प्रीस्ट के डेस्क में से पैसे लेने की आवाज़ उन्होंने सुनी। पैसे, चिंक ऑफ मनी मीन्स कुछ कॉइन्स होंगे वहाँ पे, तो कॉइन्स के कि वहाँ से कोई बंदा जो है, कोई पर्सन वहाँ से कॉइन्स लेके जा रहा था, कॉइन्स चुरा रहा था, या कॉइन्स की कोई चिंकिंग ऑफ मनी जो थी वहाँ पे उन्हें सुनाई दी। टिंकलिंग या चिंकिंग ऑफ मनी के सुनाई दी उन्हें क्लर्जीमैन के डेस्क में। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब स्टडी रूम के अंदर ये आवाज़ें, उनको ऐसे फील हो रहा था कि कोई बंदा डेस्क में से पैसे ले रहा है। तो बिना कोई आवाज़ किए क्लर्जीमैन ने क्या किया? जो उनके हाथ में एक पोकर थी, पोकर क्या होता है? एक मेटल की रोड होती है जिसको फायर प्लेस में फायर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक ए मेटल रोड विद अ हैंडल यूज फॉर प्रॉडिंग एंड स्टरिंग एंड ओपन फायर। ओपन फायर को, नॉट इन द फायर प्लेस, ओपन फायर में फायर को एडजस्ट करने के लिए जिस स्टिक को यूज़ किया जाता है, इट इज़ नॉन एज पोकर। तो उनके हाथ में, क्लर्जीमैन के हाथ में ये पोकर थी, पोकर स्टिक थी, उसको उन्होंने टाइटली पकड़ा और जो स्टडी रूम का जो डोर बहुत ज़ोर से उन्होंने खोला विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक, एंड और क्या बोले साथ में? सरेंडर, की मतलब जो भी कोई अंदर इंसान है वो अपने आप को सरेंडर कर दे। देन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty. बट अमेजमेंट की क्या बात थी, क्या सरप्राइजिंग थिंग हुई वहाँ पे? उन्होंने देखा कि रूम के अंदर तो कोई भी नहीं था।
तो इस बात से वो बहुत ही हैरान हो गए। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। अब वहाँ पे उन्होंने आवाज़ें तो सुनी थी बट कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कोई पर्सन वहाँ पे छिप ना गया हो, तो उन्होंने हर जगह उन्होंने उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश की, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने। उन्होंने कहाँ कहाँ उसे ढूंढा, अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे ढूंढा, बिहाइंड द कर्टेन्स एंड ऑल्सो इवन अप द चिमनी, चिमनी के अंदर ऊपर। उन्होंने हर जगह उस इंसान को जिसकी आवाज़ वहाँ पे उन्हें फील हो रही थी, उन्होंने उसे ढूंढा। मतलब उन्हें डाउट था कि यहाँ कोई चोर है जो पैसे चुराने के लिए वहाँ पे आया है। एंड ऑल्सो दे हर्ड द चिंकिंग ऑफ मनी, पैसों की खन खन की आवाज़ भी उन्होंने सुनी थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। इन तीनों चार जगह जहाँ भी उन्होंने चेक कर सकते थे, जहाँ कोई इंसान छिप सकता था, उन्होंने हर जगह चेक किया, बट देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कहीं किसी का भी कोई निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, बट फिर भी एक साइन था कि डेस्क जो था स्टडी में, जो काउंटर का डेस्क था जहाँ पैसे रखे हुए थे, वो उसका ड्रॉर जो था वो ओपन था। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और उसके अंदर जो पैसे थे, हाउस कीपिंग मनी दैट मीन्स जो घर खर्च के लिए जो पैसे रखे जाते हैं, सेपरेटली उन्होंने रखे हुए थे, दैट वॉज मिसिंग, वो अमाउंट जो थी वो वहाँ से गायब थी। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो उसे चुराया ही था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब सारा दिन जो प्रीस्ट था क्लर्जीमैन, वो पूरा दिन यही कहता रहा कि बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और उसी मॉर्निंग कुछ और भी अजीब सा हुआ, तो वो जानने के बाद ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि उतना असाधारण सा, उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर में जो बिहेवियर हुआ, मतलब कुछ हरकत हुई उनके फर्नीचर में, ऐसा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग नहीं था। क्योंकि चोरी तो एक कॉमन सी चीज़ है, किसी ने कुछ चुरा लिया तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट किसी का फर्नीचर में हिलजुल होना, तो यहाँ पे जैसे लिखा है बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, कि फर्नीचर के कुछ चेंजेस आना फर्नीचर में, उसमें हलचल होना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देखें क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्नीचर में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब लैंडलॉर्ड जो मिस्टर हॉल हैं एंड मिसेज हॉल उनकी वाइफ, ये थोड़ा जल्दी उठ गए थे उस मॉर्निंग, तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए क्या देखकर कि जो साइंटिस्ट का डोर है, साइंटिस्ट के रूम का जो डोर है वो पूरी तरह से वो खुला है। इट वॉज वाइड ओपन, यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अब ये अमेजमेंट और सरप्राइजिंग थिंग इसलिए थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो उसका साइंटिस्ट का रूम था वो हमेशा क्लोज रहता था, शट रहता था और लॉक्ड होता था। डोर वॉज ऑलवेज लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो इसको हमेशा बंद रखता था। और क्यों बंद रखता था? कि कोई भी वहाँ पे एंट्री ना करे उसके रूम में, और बाय चांस अगर कोई एंटर कर लेता था उसके रूम में तो ही यूज्ड टू बिकम वेरी फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था वो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये जो अपॉर्चुनिटी थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी मिस्टर एंड मिसेज हॉल को कि वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे। क्या अपॉर्चुनिटी? कि उसके रूम में क्या है, इसके रूम की साइंटिस्ट के रूम की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे वो। क्योंकि जब वे किसी एक पर्सन अगर किसी को अपने रूम में नहीं आने दे रहा है और गुस्सा हो जाता है तो मे बी समथिंग स्ट्रेंज वुड बी देयर, कुछ अजीब सी बात होगी, कुछ इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पे। That's why Mr. and Mrs. Hall were interested and they didn't want to lose that opportunity. वो वहाँ पे देखना चाहते थे कि उसके रूम में क्या है। So they peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. तो इसलिए उन्होंने अंदर कमरे में झांका, इधर उधर देखा and saw nobody, और देखा कि रूम में अंदर कोई भी नहीं है and decided to investigate, और इन्वेस्टिगेट करने की उन्होंने सोचा कि अंदर जाके देख लिया जाए प्रॉपर वे से कि क्या चीज़ कैसे है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। अब उन्होंने क्या सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया कि पहले तो उन्होंने बेड के क्लोथ्स चेक किए, जो बेडशीट थी उसको चेक किया। अब कैसे चेक किया? उन्होंने देखा कि जो बेड क्लोथ्स थे वो कोल्ड थे। कोल्ड मतलब ठंडे थे, और ठंड का ही एनवायरनमेंट था, सीज़न जो था वो क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट था, वहाँ पे ठंड का टाइम चल रहा था। तो दैट मीन्स उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस चीज़ से ये शो होता है कि दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट है उसको उठे हुए वहाँ से कुछ टाइम हो गया है।
ही मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट वहाँ से उठ चुका था, नहीं तो उसकी वार्मथ से वो जो बेड क्लोथ थे वो थोड़े गर्म होने चाहिए थे, वो इतना ठंडे नहीं होने चाहिए थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और दूसरी चीज़ उन्होंने नोटिस की कि जो स्ट्रेंजर है उनका, जो साइंटिस्ट है, वो जो कपड़े और बैंडेजेस पहन के रखता था अपने मुंह पे, जो कभी उसने उतारे ही नहीं थे, दैट ही वर लाइंग अबाउट द रूम, वो रूम में इधर उधर बिखरे पड़े थे। अब ये दूसरी एक स्ट्रेंज सी चीज़ थी कि उसकी जो बैंडेजेस थी वो भी वहाँ पे बिखरी पड़ी थी और मोरोवर साइंटिस्ट भी वहाँ पे नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो अचानक से क्या हुआ, मिसेस हॉल को और मिसेस हॉल को अपने कानों के पास कुछ ब्रीदिंग नॉइज सुनी। स्निफ मीन्स जोर से ब्रीदिंग करने की, कुछ ज़्यादा आवाज़, नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ी सी हटके थोड़ी ज़्यादा आवाज़ में जो ब्रीदिंग है उसकी साउंड उसे मिसेस हॉल को अपने कानों के पास सुनी कि कोई उनके कान के पास ब्रीद कर रहा है, सांस ले रहा है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और एक ही मिनट बाद क्या हुआ, एक मोमेंट के बाद, एक पल के बाद एक और अजीब सी चीज़ हुई कि जो हैट बेड पोस्ट पे रखी हुई थी, बेड के किनारे पे जो सपोर्ट होती है बेड की, उसके ऊपर रखी हुई थी, तो इट लैपटॉप मीन्स ये उछली, इसने फ्लंग किया, जंप किया इस हैट ने, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेस हॉल के फेस की तरफ रन करने लगी, स्ट्राइक करने लगी, या के मिसेस हॉल के फेस के ऊपर आ गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद क्या हुआ, बेडरूम की चेयर में जान पड़ गई, जैसे मानो अब वो हिलने लग गई। बेडरूम में जो चेयर पड़ी हुई थी, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर। और ये हवा में उड़ के एकदम से स्ट्रेट एट हर, उसकी तरफ बढ़ने लगी, मिसेस हॉल की तरफ, लेग्स फॉरमोस्ट। और उसकी पोजीशन क्या थी, इस चेयर की जो लेग्स थी उसके जो देवर फेसिंग टुवर्ड्स मिसेस हॉल की तरफ फेस था इनकी, इसकी लेग्स का, जो चेयर हिल पड़ी थी अचानक से। एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और वो और उसके हस्बैंड जैसे घबरा गए, ऑब्वियसली कोई भी इंसान घबरा जाएगा ऐसी हरकत से, तो ये दोनों घबरा के, जैसे ही इन्होंने as she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब जैसे ही घबरा के इन्होंने टर्न किया, तो एक और एक्स्ट्रा तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये चेयर अपने आप ही हवा में उछल गई थी, इसमें जान पड़ गई थी और ये मिसेस हॉल की तरफ बढ़ रही थी विद लेग्स फेसिंग टुवर्ड्स मिसेस हॉल। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी, इनके टर्न लेते ही इनको पुश करके, इन दोनों को, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को पुश करके इसने इन दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और उसके बाद ऐसा फील हुआ कि इस चेयर ने डोर को बहुत ज़ोर से बंद कर दिया, क्लोज द डोर विद लाउड साउंड। स्लैम मीन्स एकदम झटका के बंद करना, जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और उसके बाद लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके पीछे से जो डोर था वो लॉक हो गया, लॉक कर दिया किसी ने। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब इस चीज़ को देख के मिसेस हॉल इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी स्टेयर्स से। हिस्टेरिक्स मीन्स वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जैजरेटेड रिएक्शंस। अब कोई भी जो छोटे दिल का इंसान जो होता है, ऐसी चीज़ें देख के ऑब्वियसली घबरा ही जाएगा। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उसको विश्वास हो गया था मिसेस हॉल को कि ये जो रूम है वहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिट्स आती हैं, कोई भी भूत प्रेत आत्माएं आती हैं, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture। और इसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, किसी न किसी तरह से उसका कोई रिलेशन इस स्ट्रेंजर के साथ है, इस साइंटिस्ट के साथ है। मतलब इस साइंटिस्ट की वजह से ही उसके फर्नीचर में इस तरह से ये जो भूत प्रेत आत्माएं एंटर कर गई हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो फर्नीचर है वो हिल रहा है। My poor mother used to sit in that chair. She moaned to think it should rise up against me now.
अब उसे याद आता है कि इस चेयर पे उसकी मदर बैठा करती थी, तो शी वॉज जस्ट मेकिंग अ लो क्राइंग साउंड। वो धीरे धीरे रो रही है, क्राई कर रही है और कह रही है कि ये चेयर के ऊपर मेरी माँ बैठा करती थी और आज ये चेयर मुझे ही मारने को उठ गई है। इस बात से वो थोड़ा सा इमोशनल सा, ज़्यादा ही इमोशनल हो रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब ये जो जैसे ही ये बात सारी जगह फैली, लोगों को पता चला कि ऐसे मिसेस हॉल के घर में फर्नीचर में कुछ मूवमेंट हो रही है, इट हैज़ बिकम अलाइव। तो लोगों ने क्या किया, लोगों को तो सबका यही विश्वास था कि ये जो ट्रबल क्रिएट हुई है, तो ये किसी जादू का असर है, किसी जादू, विच क्राफ्ट मीन्स अ प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू है, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति है जिसके कारण ये यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, हाँ, या फिर ये कोई प्रॉब्लम जिसके कारण आई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, बट जादू का असर है या नहीं है। When the news of burglary at the clergyman's home became known, but जब लोगों को ये पता चला कि प्रीस्ट के घर में भी चोरी हुई है, तो तब लोगों ने क्या विश्वास किया, तब सबका ये कहना था कि पता नहीं जादू का कुछ असर है या नहीं है, बट हो ना हो कि ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट वहाँ पे रह रहा है उसके ऊपर उसी का हाथ इन चीज़ों में है, दोनों चीज़ों में, चाहे वो चोरी की बात है और चाहे फिर यहाँ जो फर्नीचर में मूवमेंट हो रही है उस चीज़ की बात है। किसी ना किसी तरह से इसका रिलेशन इस स्ट्रेंज से, अजीब से, सनकी से साइंटिस्ट के साथ है। मतलब सब लोग उसके ऊपर, उस साइंटिस्ट के ऊपर शक करने लगे जब ये दोनों इंसिडेंट्स जो थे सबको पता चले। तो suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये जो शक था और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बढ़ गया। किस तरह से, जब उसने अचानक से ग्रिफिन ने जो रेडी कैश प्रोड्यूस किया, मतलब अपना किराया देने के लिए मिस्टर एंड मिसेस हॉल को पैसे दिए, और जबकि थोड़ी ही देर पहले उसने ये एडमिट किया था कि उसके पास कैश नहीं है पेमेंट करने के लिए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और सीक्रेटली सेंट फॉर मतलब चुपके से, बिना ग्रिफिन को पता लगे, मिस्टर लैंडलॉर्ड ने, जो मिस्टर हॉल जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने मे बी उसको कॉल किया। मिस्टर जो यहाँ पे कांस्टेबल थे वहाँ के एरिया के, उनको कॉल कर दी, फ़ोन कर दिया, उनको बुलावा भेजा। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब मिसेस हॉल जो उसकी वेट करने की बजाय, कांस्टेबल की वेट करने की बजाय, वो डायरेक्टली उस साइंटिस्ट के पास चली गई जो अचानक से मिस्टीरियसली, सीक्रेटली कहीं से अपीयर हो गया था उस एम्प्टी बेडरूम से। मतलब जो डोर लॉक्ड था, जो रूम, जो मिस्टर ग्रिफिन का रूम लॉक्ड था, और वहाँ से ऑलरेडी वहाँ पे जब उन्होंने देखा था मिस्टर और मिसेस हॉल ने कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो अचानक से वो एक एम्प्टी रूम में से कहाँ से प्रोड्यूस हो गया। अब देखते हैं कि वो जो मिसेस हॉल है डायरेक्टली इसके पास बात करने के लिए चलेगी, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे हो। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. Moreover, she was also demanding to know कि मुझे ये भी जानना है कि तुम इस एम्प्टी रूम में से, इस खाली रूम में से जो हमने अभी अभी चेक किया था, उसमें से कैसे यहाँ आए, एंड ऑल्सो कि ये रूम लॉक्ड था और तुम इस रूम में गए कैसे, एंट्री कैसे हुई तुम्हारी, और वहाँ से तुम वापस बाहर कैसे, किस तरह से अपीयर हुए, वहाँ से आए, अंदर से किस तरह से आए हो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और जो साइंटिस्ट था हमेशा ही उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और जब मिसेस हॉल ने ये सारी बातें उसको पूछना शुरू की, ऑलरेडी वो उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री था कि बिना परमिशन के मिस्टर और मिसेस हॉल उसके रूम में घुस गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया इन बातों पे और कहने लगा, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, और ये बात उसने चिल्ला के कही मिसेस हॉल को। वेरी वेल, आई विल शो यू। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।
Suddenly he threw off the bandages, whiskers, spectacles and even nose. और अचानक से क्या हुआ? अब वो किस तरह से बता रहा है उसे कि वो कौन है? उसने अपनी सारी जो bandages पहनी हुई थी, whiskers जो लगाई हुई थी साइड के फेस के साइड पे, and also the spectacles and the false nose that he was wearing, he started removing all those props. ये सारे के सारे props उसने उतार के फेंक दिए, and it took him only a minute to do this. और सिर्फ उसे एक ही मिनट लगा इसको रिमूव करने के लिए, ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब जो भी लोग वहाँ पे उस बार में थे, जो कि उस जैसे यहाँ पे ये रूम में रह रहा था उस इन में, तो इनके नीचे बार बना हुआ था, ऊपर गेस्ट हाउस बना था, गेस्ट रूम बने हुए थे. तो ऊपर वाले रूम्स में मिस्टर ग्रिफिन रह रहा था, साइंटिस्ट रह रहा था, और नीचे जो बार था वहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे थे, बैठे हुए थे. तो वो जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि इस जो साइंटिस्ट है इसने जब ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी तो ही बिकेम हेडलेस मैन, तो सारे के सारे लोग जो वहाँ बार में बैठे थे वो सब इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेयरिंग वे से देखने लगे, घूर घूर कर देखने लगे. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब Mr. Jeffers जो कांस्टेबल है वो वहाँ पे पहुँच गया एंड उसने बहुत ही ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि उसको अरेस्ट करना है किसे, एक इंसान को जो कि जिसका हेड नहीं है, विदाउट अ हेड. ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. बट वो ऐसी बात देख के घबराया नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता था. ही वॉज ऑलवेज ड्यूटीफुल. बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन था मिस्टर जेफर्स. So, if a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without head. Now he is saying कि अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उस पर्सन को उसे अरेस्ट करना ही है होगा, चाहे वो उस बंदे का हेड है चाहे वो हेडलेस है. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ये जो चीज़ थी, अब पहले तो वो सिर्फ हेडलेस था, अब बाद में कुछ इट वॉज फॉलोइंग अ रिमार्केबल सीन. अब बहुत ही रिमार्केबल सीन वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, क्रिएट हो गया, जब उस पुलिसमैन ने इस पर्सन को, हेडलेस पर्सन को पकड़ने की कोशिश की एंड दैट पर्सन वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. दैट मीन्स उसकी बॉडी पार्ट्स जो थे, पहले तो सिर्फ हेड इनविजिबल था, उसके बाद बाकी के बॉडी पार्ट्स भी जो एक एक करके इनविजिबल होने लगे. एंड क्यों इनविजिबल होने लगे? क्योंकि वो अपने एक एक करके अपने जो कपड़े थे, अपने गारमेंट्स थे, वो उतार के फेंकने लगा और वो इनविजिबल होता गया. तो इस चीज़ को देखकर बाकी के सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस चीज़ को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए इस चीज़ को देखकर. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. और लास्ट में इस ग्रिफिन ने, साइंटिस्ट ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी, जो हवा में सिर्फ शर्ट दिखाई दे रही थी. अब that person was not visible to anyone, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Now the constable's duty was very hard, और constable's work had become very hard, कि अब उसको ऐसे इंसान को पकड़ना था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था. So he was struggling. वो इधर उधर जहाँ से उसको गेस लग रहा था कि यहाँ पे वो पर्सन होगा या वहाँ होगा, तो he was just struggling to catch that person, that invisible person. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ एक लोगों ने उसकी हेल्प करने की भी कोशिश की उस इनविजिबल पर्सन को पकड़ने के लिए, बट वापस उनको बदले में क्या मिला? कुछ ब्लोज मिले. they were hit by the blows. उनको भी मुक्के पड़ने लगे और they were also hit by that invisible scientist from, and they were not known to कि ये जो blows हैं, ये जो hitting है वो कहाँ से आ रही है. मतलब साइंटिस्ट का तो किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ पर है. they were just trying to catch him, but वो साइंटिस्ट तो सब कुछ देख पा रहा था. so he was hitting all those persons who were trying to catch him. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और जैसे ही मिस्टर जेफर्स ने अपनी लास्ट अटेम्प्ट की इस अनसीन साइंटिस्ट को, इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो उसे साइंटिस्ट ने बहुत ज़ोर से नॉक किया, बहुत ज़ोर से हिट किया कि वो अनकॉन्शियस होके मिस्टर जेफर्स बेहोश होके गिर गया. There were nervous
एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब लोग ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी शो कर रहे थे इस पर्सन को, इनविजिबल पर्सन को पकड़ने के लिए। तो दे वर जस्ट क्राइंग कि होल्ड हिम, कि उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डन। पर ये जो बात कहनी आसान थी रादर देन डूइंग इट, कि इस इनविजिबल पर्सन को पकड़ना इतना आसान नहीं था जितना कहना तो बहुत आसान है कि उसे पकड़ो, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड इट वॉज नॉट ईजी for anyone to catch that invisible person. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब ग्रिफिन ने तो अपने आप को फ्री कर लिया था. He had become free by removing all his clothes by one and no one knew where to lay hands on. Now he could see everyone but no one was able to see him properly, so no one was knowing कि where to lay hands on, कि किस तरफ पुश किया जाए, किस तरफ कैच अपना हाथ बढ़ाया जाए इस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. सो दिस वे ही बिकेम फ्री फॉर ऑलवेज. So with this our chapter comes to an end. I hope you have well understood it. It is a little bit lengthy chapter but otherwise it is very easy. So I hope you will definitely learn something from it and you must have enjoyed all this story. Thank you and have a nice day.